Today we are going to start the science chapter for class 9th, matter in our surrounding. So what is matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. वो कोई भी चीज़ जिसमें कुछ स्पेस हो और उसका मास हो, है ना, उसे मैटर कहा जाएगा. एग्जाम्पल हैं एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, प्लांट्स, ड्रॉप ऑफ वाटर एक्सेट्रा. अब एयर की बात करते हुए अगर हम देखें कि एयर किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, कैसे स्पेस घेरती है, तो अगर हम बैलून में एयर को फिल करते हैं, ऐसे हम एयर को नहीं देख सकते, लेकिन बैलून में एयर फिल करते हैं, या हमारे गाड़ियों के टायर्स में जब हम एयर फिल करते हैं तब हमें वो दिखाई देती है. हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्लासिफाई किया था इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स और उसे पंच तत्व का नाम दिया था. एयर यानी कि हवा, अर्थ धरती, फायर अग्नि, स्काई आकाश एंड वाटर. तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब इन 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं. और आज के हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें और भी क्लासिफिकेशन दिए हैं और ये कहा है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो आओ हम इसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को देखें. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है. एग्जाम्पल अगर हम लें कि वाटर में अगर हम शुगर डालें या फिर सॉल्ट डालें तब हम देखते हैं कि एक सॉल्यूशन बनता है. लेकिन सॉल्यूशन कैसे बना कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में और शुगर या सॉल्ट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. और ये जब वाटर में हम शुगर या सॉल्ट डालते हैं वो जा करके उसको जब हम मिक्स करते हैं तो ये अपनी अपनी जगह बना लेते हैं और पूरा एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका फर्स्ट सिप लें या लास्ट सिप लें हमें एक ही टेस्ट देखने को मिलता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये हमें बताया गया है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ना इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पर हमने 100 ml वाटर लिया है एक बीकर के अंदर, ठीक है, और उसमें हम 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और उसे डिज़ोल्व करेंगे. फिर देखें कि यहाँ क्या होता है. फर्स्ट बीकर में हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया है और सेकंड में हमने 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए. अब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो हमारा, जब हमने इसको स्टिर कर दिया, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया है. अब इस पूरे सॉल्यूशन में से सिर्फ हमने 10 ml लिक्विड ली है और उससे हमने नेक्स्ट 100 ml वाटर में डाल दिया. अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें कि आप यहाँ जो फर्स्ट बीकर था उसमें पिंक कलर जो है डार्क है और यहाँ पर लाइट कलर देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट अब इस बीकर में से भी अगर हम 10 ml सॉल्यूशन ले करके नेक्स्ट 100 ml वाटर में डाल दें तब आप देख सकते हैं कि वो 10 ml भी इस 100 ml वाटर को पिंक कलर दे रहा है. अगेन हम नेक्स्ट बीकर में इस कंटेनर में से, इस बीकर में से फिर 10 ml सॉल्यूशन ले करके नेक्स्ट बीकर में डालें वाटर के, तब वहाँ पर भी हमें पिंक कलर देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर हम देखें कि फर्स्ट बीकर और लास्ट बीकर तो आप देख सकते हैं कि दोनों के कलर में कितना डिफरेंस है. यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा थे इसलिए यहाँ डार्क कलर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से हम इसको डाइल्यूट करते चले गए और यहाँ लास्ट बीकर में आप करके आपको बहुत लाइट कलर मिल रहा है. यानी जितने छोटे पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से हमें वहाँ कलर देखने को मिल रहा है. अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की. तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये अभी हम देखते ही आ रहे हैं पिछले एग्जाम्पल्स में. और यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया है टी, कॉफ़ी, लेमनाइड यानी कि नींबू पानी. जब हम टी बनाते हैं तब हम देखते हैं कि पानी में जैसे टी लीव्स डाली तो धीरे धीरे पूरा पानी कलर्ड होने लग जाता है और टी बनकर जब तैयार होती है तो उसका फर्स्ट सिप या लास्ट सिप सभी एक टेस्ट देता है और सभी एक कलर का होता है. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर की, ये है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इंसेंस स्टिक. घर में अगर हम किसी भी कोने में इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती अगर जलाते हैं तब क्या देखने को मिलता है कि हमें उसकी स्मेल पूरे घर में महसूस होती है. और अगर हम एक और एक्टिविटी करना चाहें तो हम एक ग्लास वाटर के अंदर एक ड्रॉप ऑफ इंक डालें तो हम धीरे धीरे उस ड्रॉप ऑफ इंक को वाटर में मिक्स होते देख सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिफ्यूजन. यानी
कैसे डिफाइन किया है इसको? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ इंसेंस स्टिक को हमने मिक्स नहीं किया, अपने आप ही इंटरमिक्सिंग हुई और ये हमें उसकी स्मेल दूर तक देखने को मिली। थर्ड जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर की, दैट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर के समझना है चॉक, रबर बैंड एंड आयन। अब यहाँ चॉक को अगर हम नाइफ से कट करेंगे क्या वो कट हो जाएगा? यस, उसको हम काट सकते हैं। क्या रबर बैंड? वो भी कट जाएगा। क्या हम आयन को नाइफ से काट सकते हैं? नहीं। अगर हम हैमर से तोड़ने की बात करें तो चॉक को तोड़ सकते हैं? यस, रबर बैंड को टूट जाएगा। लेकिन क्या आयन टूटेगा? नहीं। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो नाइफ से भी और हैमर से भी टूट सकते हैं। रबर बैंड में थोड़ा उससे ज़्यादा है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन आयन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए आयन को हम किसी भी तरीके से नहीं, ना नाइफ से काट सकते हैं ना हैमर से तोड़ पाते हैं। तो यही अब हमें आगे समझना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। मैटर के 3 स्टेट्स हम देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। सॉलिड जो है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहाँ पर हम देखें कि सॉलिड पार्टिकल्स किस तरीके से बहुत फोर्स से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, है ना। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम है। उसी तरीके से गैसेस की बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत वीक है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर तक फैले हुए हैं। सेकेंड जो पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत कम है, लेकिन लिक्विड्स में ये ज़्यादा है और गैसेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, वॉल्यूम उनकी भी फिक्स होती है। सॉलिड की बात करें, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और स्पेस बहुत लेस है, तो इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन लिक्विड्स की डेंसिटी लो है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और गैसेस की बात करें, डेंसिटी लो है तो ये सारी चीज़ें लो होंगी। सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो कर सकती हैं। आगे देखें कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड टू गैस, इंटरचेंजेबल हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में देखने को मिलता है। लिक्विड फॉर्म में वाटर अवेलेबल है और हम लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दें या कूल कर दें तो हम उसे आइस बना सकते हैं, दैट इज़ सॉलिड। और अगर लिक्विड को हम हीट कर दें, लिक्विड को अगर हम हीट करें तो उससे गैस बन जाएगा, और गैस को अगर हम कूल करें यानी वाटर वेपर बन जाएगा, लेकिन वाटर वेपर को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से देखें, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बनेगा, गैस को कूल किया तो वो बन जाएगा वाटर, और वाटर को कूल किया तो सॉलिड यानी कि आइस बन जाएगा। तो मैटर का जो स्टेट है, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले जाते, स्टेट में चले जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन सी व्हेन यू बर्न इट यू डोंट सी अ लिक्विड स्टेट, डायरेक्टली आप गैसी स्टेट में उसे देखते हैं। और नेफ्थलीन बॉल्स आप बेस्ट एग्जांपल है कि आपके घरों में वुलन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें रखते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को और जब दोबारा निकालते हैं आप वुलन क्लोथ्स, तब आप देखते हैं कि नेफ्थलीन बॉल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, अब बारी आती है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम वाटर में हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही
और उसी वाटर को अगर हम हीट कर लें तो जो शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही थी वो डिज़ोल्व हो जाती है। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द हीट ऑफ द पार्टिकल्स गेन energy and start vibrating with greater energy. The particles overcome the force of attraction and a new substance or new state is obtained. हम हीट करके टेम्परेचर की वजह से हम उसके स्टेट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बारी आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट की। ये है बॉइलिंग पॉइंट, या वो पॉइंट जिस पर लिक्विड बॉईल करने लग जाता है ना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द वर्ड लेटेंट का मतलब होता है हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम 1 kg सॉलिड को, या अगर हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो आइस वाटर में चेंज हो रहा है, लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और वो जो हीट है वो हिडन हीट ऑफ एनर्जी है ना, जो कि उसके स्टेट को चेंज कर रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change the state of liquid to vapor at its boiling point is called the latent heat of vaporization. आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर से जब हम बर्न होते हैं तब हमें बर्न्स, वाटर अगर गर्म पानी हमारे ऊपर गिर जाए तब हमें जो बर्न्स होते हैं वो लेस होते हैं, लेकिन अगर हम स्टीम से हमें बर्न्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो स्टीम जो है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी कि हिडन हीट बहुत ज़्यादा है उसके पास में। या फिर हम कह सकते हैं कि वेपर पार्टिकल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है और जो हमें बर्न्स ज़्यादा कॉज करता है। अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। हम मैटर में प्रेशर का चेंज करके उसके स्टेटस में चेंज कर सकते हैं, है ना। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। और इसका एक एग्जांपल दे रखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज़ करके और उसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो LPG सिलेंडर्स हैं, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो एक गैस है जिसको हाई प्रेशर में और टेम्परेचर को लो करके इन्हें सिलेंडर्स में फिल किया जाता है ना। अब बारी आती है इवापोरेशन। इवापोरेशन ये एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पर लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज होती है किसी भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है और ये हमेशा चलता रहता है। हमारे वाटर बॉडी से वाटर इवोपरेट होता रहता है और क्लाउड्स फॉर्म होते रहते हैं। अब इवोपरेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है वो हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट जो फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। उसके लिए भी अगर हम एक ग्लास में और एक सॉसर या प्लेट के अंदर हम वाटर को लेकर के रखें तो कौन सा वाटर जल्दी इवोपरेट होगा? सॉसर या प्लेट वाला, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है ना। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो इवापोरेशन इंक्रीजेस इफ एरिया एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी इवापोरेशन इंक्रीजेस इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। और डेली लाइफ के अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो कपड़े धोकर के सुखाए जाते, क्या उन्हें इकट्ठा करके सुखाया जाता है या फैला दिया जाता है? तो फैलाने से ही वो जल्दी सूख जाते हैं। सेकेंड जो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तब इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी हमें इवापोरेशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। सो गर्मी के समय में, समर सीज़न में जो वाटर का कंटेंट एयर के अंदर बहुत कम होता है तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है या फास्ट हो जाता है।
और अगर हम रेनी सीज़न में बात करें तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में, उस समय हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। फोर्थ पॉइंट जो है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, जब तेज़ हवाएं चलती हैं उस समय भी इवापोरेशन फास्ट होता है। और फिर हमारा ये टॉपिक है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन, सभी जानते हैं इसको नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है। इसको अगर हम अपने पाम पे यानी हाथ पर डालें तब क्या होता है कि वो सराउंडिंग से या फिर हमारे पाम से एनर्जी को गेन करके इवापोरेट हो जाता है और हमें हाथ पर कूलिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। और इसी वजह से हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स भी पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और फिर जब वो इवापोरेट होता है वहाँ हमारे क्लोथ से स्वेट, तब हमें वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। आप देख सकते हैं कि आपने अगर किसी ग्लास में वाटर लिया है या आइस क्यूब्स डाल रखे हैं, तब आप उसके आउटर सरफेस पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से या जो हमारी हवा है उसमें जो वेपर प्रेजेंट है वो कूल होता है जब उस ग्लास से टकराता है और वहाँ से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनता है ना। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है।